नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में भी लगातार पैर पसारता जा रहा है। आज कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। बालोद में 2, बलौदाबाजार में 2 नए मरीज मिले हैं। सरगुजा और रायगढ़ में भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। राजनांदगांव में भी एक नया केस सामने आया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 49 हो चुकी है। कुल संख्या 108 है और 108 में से 59 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तो आपको बता दें, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। बालोद में 2, बलौदाबाजार में 2 नए मरीज मिले, तो सरगुजा और रायगढ़ में भी एक पॉजिटिव केस सामने आ चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब किस तरह की तैयारियां दिखाई देती हैं इससे निपटने के लिए? देखिए, तैयारियों से पहले जिम्मेदारों के माथे पे अब सिकन दिखाई पड़ने लगी है, क्योंकि शनिवार तक छत्तीसगढ़ की स्थिति नियंत्रित मानी जा रही थी। समझा जा रहा था कि 7 राज्यों की सीमा से घिरे होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में हालात काबू पे है। मगर रविवार को 25 और उसके बाद 4 दिनों में कुल 40 नए मामले ने खलबली मचा दी है। इसलिए भी मचा दी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी 1 लाख के करीब श्रमिकों का छत्तीसगढ़ आना शेष है। तो वहीं सड़कों पे आज भी हजारों श्रमिक जो दूसरे राज्य से आके दूसरे राज्य को जाने को है, वो सड़कों पे मौजूद है। ऐसे में जब बागनदी पे तैनात सरकारी वाहन चालक को कोरोना हो सकता है, तो स्थिति कितनी भयावह होगी, इस बात का इल्म तमाम जिम्मेदारों को होने लगा है। और यही वजह है कि अब और अधिक सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे क्वारंटाइन सेंटर पर 100% नियमों का पालन हो। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कलेक्टरों को कहा है कि कहीं पे भी अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उस जगह को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके उस तरह से सतर्कता बरती जाए। कहीं से भी कोई हीला हवाला ना हो, लोगों के आवागमन की पूरी व्यवस्था की जाए, कहीं पे भी भीड़ एकत्रित ना हो। लेकिन इन तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि बाजारों में आज भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई आम तस्वीरें सार्वजनिक तौर पे खुले आंखों से देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में आंकड़े जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें समाप्त होते जा रही है, तो कैसे इस भयानक संक्रमण पे लगाम लगेगी, ये बात समझ से परे है। सरकार बार बार अपील करती है कि आप घरों में रहिए, बावजूद उसके लोग दर्जनों की संख्या पे सड़कों पे उतर के बेवजह भी घूमते पाए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश और पूरी दुनिया में जब इस तरह से मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कैसे रोका जाए, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। रोज प्रतिदिन हजारों मजदूरों का, आम लोगों का छत्तीसगढ़ में आगमन अभी भी जारी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में मानसून पूरी तरह से तैयार है दस्तक देने के लिए। उससे पहले तमाम व्यवस्थाओं को बहाल करना है, तमाम संक्रमण को समाप्त करना है, और लोगों के मन में जो भय व्याप्त है उस भय को भी दूर करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने के लिए व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, इंतजामात जो होने चाहिए, क्या वो अभी की स्थिति में, अभी के दौर में ठीक ठाक नजर आते हैं, या कहीं उनमें कमियां हैं जो दुरुस्त करने की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी तैयारी, कोई भी व्यवस्थाओं में हमेशा कहीं ना कहीं कमी और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में जो व्यवस्थाएं दिख रही है कि 16,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए। प्रदेश के सभी संभाग में एक कोविड अस्पताल बना दिया गया। उन अस्पतालों में लगातार जो मरीज आते जा रहे हैं, उन्हें सबसे नज़दीकी जो कोविड अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया जा रहा है। उपचार की व्यवस्था कर दी गई, जाँच की व्यवस्था कर दी गई, सभी जगह पर व्यवस्थाएँ कर दी गई, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में 600 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। सभी क्वारंटाइन सेंटर की अगर क्षमता की बात कर ली जाए तो तकरीबन 5 लाख की इसकी क्षमता है। सरकार ने कागजों से लेकर धरातल तक में तैयारी तो पूरी की है, लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंताजनक है कि इस आंकड़े के क्रम को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इस पर लगाम लगाया जाएगा और कैसे लोगों को भयमुक्त वातावरण में रहने के लिए रखा जाएगा। तो कुल मिला के चुनौतियां बड़ी है, मामला गंभीर है, क्योंकि धीरे धीरे बिल्कुल गंभीर मामला है, चुनौतियां बड़ी है, और अब इन बड़ी चुनौतियों से पार पाना कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और बाग नदी में पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। डोंगरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एहतियातन जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर जेपी मौर्य ने यह आदेश जारी किए हैं।
आगे बढ़ते हैं। 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही है। सभी एयरपोर्ट और विमान कंपनियों को सूचित कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट को सूचना भेज दी जा चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ उड़ानों को इजाजत मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी एयरपोर्ट को तैयार रहने को कहा गया है। 25 मई से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ उड़ानें चलना शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विरोध जताया है। 1 जून से 200 नई ट्रेनों की शुरुआत को लेकर उन्होंने विरोध जताया। टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। एकदम से लोगों के आने से दिक्कत होगी। ट्रेनों की व्यवस्था राज्य की अनुमति से होनी चाहिए। एक सीमा से ज्यादा अगर लोगों को आने जाने दिया गया अनियंत्रित तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो बैचेस में आ रहे हैं और जितनी हमारे पास फैसिलिटीज हैं उतनी फैसिलिटीज उपयोग में आ जाएंगी। उसके बाद अगर फैसिलिटी नहीं है तो चिंता बढ़ेगी। खबर रायपुर से। जम्मू कश्मीर के छात्रों की घर वापसी हो चुकी है। सरकार की मदद से छात्रों की वापसी हुई है। लॉकडाउन में फंसे आज जम्मू कश्मीर के छात्रों की वापसी हो पाई है। वापसी के लिए गुहार लगाई थी। महापौर ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ कल होने जा रहा है। कल दोपहर 12 बजे योजना की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत होगी। राहुल गांधी डिजिटली समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। न्याय योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। 5,700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को मिलने वाली है। धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी। गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 के बकाया बोनस का भी भुगतान इसके जरिए किया जाएगा। ऊपर केंद्र सरकार कह रही है कि हम पैसा नहीं देने देंगे, हम बोनस नहीं देने देंगे। तो अगर आप बोनस नहीं देने के लिए ऐसी स्थिति बना रहे हैं तो जैसे आप कुछ राशि किसानों के लिए भेजते हैं 6,000 रुपए, तो वैसे ही राज्य की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राजीव जी को स्मरण करते हुए राहुल जी की उस बात को कि न्याय होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कदम। तो प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई को होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि इसके जरिए दी जाएगी। तो राज्य सरकार ने धान किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। जिन किसानों से टोकन खरीदी हो चुकी है, जिन किसानों ने टोकन खरीदा है और समय सीमा खत्म होने के बाद उनकी धान नहीं खरीदी जा सकी है, अब वह आज से लेकर 22 मई तक 3 दिन अपना धान खरीदी केंद्रों पर बेच सकते हैं। कवर्धा और मुंगेली में भी किसान धान लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचे और इससे प्रदेश के हजारों वंचित किसानों को लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन 4 में कड़े नियम बनाकर भले ही व्यापार में लगी पाबंदियों पर रियायत दी गई, लेकिन राजधानी में मार्केट का हाल ऐसा है कि भीड़ की वजह से पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि ऑड इवन और लेफ्ट राइट जैसा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिससे दिक्कत पेश आ रही है।
काफी रियायतें दी गई हैं, कई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके साथ कई शर्तें भी रखी गई हैं। उन शर्तों का पालन मार्केट में कितना हो रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से रायपुर के ही मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मालवी रोड से जो गोल बाजार की ओर जाती है, उस सड़क में आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और यहां पर ये कह पाना मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन किया जा रहा है। जैसा कि एक अनुमति ये भी है कि हर एक दुकान में केवल 5 ग्राहकों को ही आने की अनुमति मिलेगी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल यहां पर दिखाई नहीं देता है। और जिस तरह से सभी दुकानें यहां पर खुली हुई दिखाई दे रही हैं, आप दुकान में ही देख लीजिए कि जहां पर केवल 5 व्यक्तियों के ही आने की अनुमति है, वहां पर आपको काफी सारे लोग एक साथ नजर आएंगे। और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है, उन तमाम नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा है कि लॉकडाउन 4 आया है, इस दौरान रियायतें मिली है, छूट मिली है, लेकिन कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। और ऐसे में जिला प्रशासन को भी चाहिए, आम लोगों को भी चाहिए कि सख्ती बरतें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नियम कायदे हैं उनका पालन मार्केट में भी कराया जाए और तमाम दुकानों में भी कराया जाए। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 लेकिन क्या है, एक दिन इधर खुलने से और है ना अनईजी स्थिति हो रही है। अब हमको तो ऐसा लग रहा है या तो हमको 5 दिन खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर, क्योंकि क्या हो रहा है, एक दुकान लेफ्ट में खुल रही है, दूसरे दिन राइट में खुल रही है, किसी को लेफ्ट में सामान मिल रहा है, किसी को राइट में सामान मिल रहा है, तो अननेसेसरी जो पैनिक स्थिति बनी हुई है। हम लोग आज और व्यापारी संघों से सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग इसको सोशल और फिजिकल दूरी बना के रखें। और थोड़ा सा पार्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था यदि हो जाए ना, तो खासकर मैं पुलिस विभाग से निवेदन करता हूं कि ट्रैफिक को थोड़ा सा वो कंट्रोल करे, तो निश्चित ही पूरी व्यवस्था अच्छी सुचारू रूप से। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक का मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज ली है। विभाग के अफसरों की बैठक ली है। प्रदेश में चल रहे विभाग के कार्यों की समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई। सभी कामों को निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश इस दौरान मंत्री ने दिए गए। आगे बढ़ते हैं खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सली कमांडर माडवी सुक्का की गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख के नामी नक्सली के जिन मिलिशिया कमांडर के माडवी सुक्का कैमरामैन और सुरक्षा कर्मियों की शहादत में शामिल था। पोचाली कैंप और अरनपुर के जंगलों से गिरफ्तारी की गई है। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। नक्सलियों ने 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले किया गया है। गढ़चिरौली के सावरगांव की यह घटना बताई जा रही है। घटना के वक्त बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली मौजूद थे। सुकमा जिले के दरभा इलाके के तहसीलदार और थानेदार के आतंक से लोग परेशान हैं। मंत्री कवासी लखमा ने भी तहसीलदार और थानेदार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बेवजह आम जनता, व्यापारी और गाड़ियों के मालिकों को परेशान कर रखे हैं। इस मामले पर उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से बात करने की बात भी कही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस लगातार अभियान चलाकर हीरा तस्करों पर नकेल कस रही है। जिले में हीरा तस्करों के खिलाफ लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 हीरे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त हीरे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में भी कई व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी ने खुद की मंत्रालय में बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से पहचान होने का झांसा देकर कई बेरोजगारों को अपना निशाना बनाया था। कोरोना महामारी के संकट के बीच धमतरी का
घोघोपुरी गांव अब चर्चा में है। जिले के नगरी ब्लॉक के घटूला नगर पंचायत का आश्रित ये गांव घोघोपुरी राजस्व रिकॉर्ड में है। आज यहां जाने के लिए कोई रूट या रास्ता नहीं है। दरअसल दशकों पहले यहां किसी महामारी का प्रकोप हुआ था, तब बड़ी संख्या में मौत हुई थी। जो लोग बच गए वो जान बचा के यहां से भाग गए, फिर कभी नहीं लौटे। आज ये गांव पूरी तरह से वीरान है। कुछ खेत ही हैं जहां फसल लगाई जाती है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और महामारियां किस तरह से त्रासदी लाती हैं कि पूरा जड़ मूल से नाश करती हैं, ये गांव उसका आज प्रमाण है। आज आपको एक बार नज़ारा मैं दिखा दूं। ये चारों तरफ देखिए, कहीं कोई घर, कोई बस्ती, कोई इंसान, कोई बसाहट, कहीं आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आज इस गांव की पहचान या कह लें या अवशेष कह लें, वो सिर्फ ये एक गश्ती का पेड़ है और इसे मान्यता है कि ये देवी है। इनका नाम है लिंगो देवी। गांव के लोग यहाँ आते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि दशकों पूर्व किसी महामारी ने जब इस गांव में अपना तांडव मचाया था, उसके बाद यहाँ जितने भी लोग बसे हुए थे वो सब इस बस्ती को छोड़कर चले गए और जो रह गए उनकी जान नहीं बच सकी। लेकिन फिर भी ये गांव राजस्व के रिकॉर्ड में अभी भी दर्ज है घटूला पंचायत के अंदर। लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है। ये बताने वाला भी अब शायद कोई नहीं बचा है कि इस गांव में कौन लोग थे और वो आज कहाँ हैं। कुछ लोग यहाँ के जानकार हैं, आस पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, वो कुछ जानकारी रखते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये गांव का अस्तित्व क्या था। जैसा कोरोना फैला हुआ है वैसे ही यहाँ महामारी फैला, इससे सब लोग यहाँ से भागे। तो ये कुछ जानकारियाँ ही बच गई जो बताती कि यहाँ पर एक गांव था। दूसरा, ये एक देवी लिंगो देवी बची हैं जो कहती हैं कि यहाँ पर कभी कोई गांव था, क्योंकि लोगों की आस्था अभी भी जुड़ी हुई है। कहना का मतलब यह है कि महामारी किस तरह से इंसानी आबादी को नष्ट करती है और ख़त्म कर देती है, ये गांव उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, घोघोपुरी। आज सड़कों पर जिंदगी अपनी ही जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। आलम यह है कि तपती धूप में चली जा रही जिंदगियां, पैरों में छाले, भोजन पानी के भी लाले, मगर यह कहावत छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि भूपेश सरकार की दरियादिली कोरोना काल में संकट मोचक का काम कर रही है। लॉकडाउन में लंबा और कठिन सफर कर घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के पैरों के छालों पर अपनों के प्यार का मरहम लगा तो वे सब कुछ भूल गए। सफर के हर पल का दर्द चेहरे से गायब था तो आंखें दिल का सुकून बयां कर रही थी, क्योंकि परिवार जैसी सरकार पाकर उनको लगा कि मुकम्मल दुनिया मिल गई। ये लोग अब यहां से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने न केवल इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बल्कि इनके पैरों के लिए चरण पादुका का भी इंतजाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता की इनके पैरों की, चिंता की इनके भूख की, चिंता की इनके प्यास की और चिंता की इनके घर तक पहुंचने की। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के टाटीबंद चौक पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां से गुजरने वाले किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि हितग्राही से लेकर जनप्रतिनिधि तक सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार हमन धन्यवाद देता न चरण पादुका दे, चरण पादुका अच्छा काम के लिए चरण पादुका दे है। चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम, ये ऐसा मरहम साबित हुआ कि मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। छत्तीसगढ़ आने वाले सभी श्रमिकों को सरकार ने भोजन पानी के साथ ही चरण पादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ एक पहले से ही जो बड़ों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करके रखे थे, और अभी
चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने 4 साल से लेके 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जूता चप्पल की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जो नंगे पैर आ रहे हैं, जो बड़े लोग नंगे पैर में आ रहे हैं, तो उनको चप्पल की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के भोजन, नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधा और राज्य की सीमा तक उन्हें सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी चेक पोस्टों पर सुनिश्चित की गई है। सीएम भूपेश बघेल के इन तमाम फैसलों को अब इस संज्ञा से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेते हैं। भूपेश बघेल जानते हैं कि इनके घर में बिछौने कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच एक बड़ी खबर बेमेतरा से मिल रही है। क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत हो गई है। मौत की खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साजा ब्लॉक के सिमरिया में क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही मजदूर की मौत हो गई। मौत की जांच में अब विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है बेमेतरा से, जहां क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही